Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो कि हैं आपके यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के। तो यहाँ पर हम किस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो आपको जानने के लिए वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगी। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सैम्पलिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नमूनाकरण। तो सैम्पलिंग बेसिकली क्या होता है, सैम्पलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सैम्पलिंग्स के टाइप क्या हैं, तो इन सब को हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर 1 यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ आपसे सैम्पलिंग से क्वेश्चंस जो होते हैं वो पुटअप होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि सैम्पलिंग टेक्निक। तो ये सैम्पलिंग टेक्निक बेसिकली होती क्या है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है आपका सेम कंटेंट, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो वो कैंडिडेट जो कि हिंदी के साथ कंफर्टेबल हैं। देखिए, सर्वे इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसर्च मेथड यूज टू अक्वायर नॉलेज सिस्टमैटिकली फ्रॉम अ कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। देखिए क्या आया, सबसे पहली बात जो है वो सर्वे की गई, और सर्वे में आपको बार बार बता चुकी हूँ कि ये क्या है, एक रिसर्च मेथड है, एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च मेथड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है नॉलेज का मतलब नॉलेज एक्वायर करने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीके से और ह्यूमन एक्सपीरियंस के थ्रू। बट द एंटायर कंटेक्स्ट, लेकिन अगर हम पूरे कंटेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जितनी भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हम अक्वायर नहीं कर सकते ऑलवेज, एज बिकॉज वन कैन नीदर अफोर्ड मनी और टाइम नॉर रिसोर्सेज फॉर साइंटिफिकली कवरिंग द एंटायर यूनिवर्स। क्योंकि क्या हो सकता है, क्योंकि जो भी रिसर्च कर रहा है तो उसके पास इतना ना ही तो इतना टाइम हो सकता है वो इतना मनी भी अफोर्ड ना कर पाता हो, या फिर रिसोर्सेज ना हो कि वो पूरी एंटायर यूनिवर्स को जो है वो कवर कर सके। तो हैंस अ सैम्पल इज चूजन फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन। तो क्या करा जाता है कि ताकि आपको पूरे एंटायर वर्ड को कवर ना करना पड़े, इसलिए क्या लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है। तो ये जो सैम्पलिंग टेक्निक है ये बेसिकली कहाँ से निकल के आई है, तो ये आपके सर्वे जो रिसर्च मेथड है वहाँ से निकल के आई है। कि सर्वे का जो मतलब होता है कि आप उसको ह्यूमन एक्सपीरियंस के थ्रू, एंटायर कंटेक्स्ट के थ्रू जो है वो देखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर उतना अमाउंट ना हो, बस उतना टाइम ना हो, उतनी रिसोर्सेज ना हो कि हम सबको कवर कर सकें। तो इसलिए क्या लेना है, आपको एक छोटी सी जगह का सैंपल लेना है। तो जितनी भी आपकी पॉपुलेशन है उसमें से आप क्या करेंगे, एक सैंपल लेंगे किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए, और फिर जो रिजल्ट होगा आपके सैंपल का उसको आप सर्वेट करोगे यूनिवर्स के थ्रू। मतलब आप ये कह सकते हो कि आपने एक ग्रुप लिया, ठीक है, मान लीजिए कि आपने 10 पीपल्स का एक ग्रुप बनाया और आपने बोला कि ये जो 10 लोग हैं, ये 10 मतलब ग्रुप डिवाइड हुए हैं, और ये जो 10 लोग हैं ये कैसे हैं, आपस में सिमिलर हैं, इनकी मतलब काफ़ी सिमिलैरिटीज़ इनमें देखने को मिल रही हैं। तो अब इनमें क्या क्या सिमिलैरिटी, मतलब क्या इनकी विशेषताएं हैं, अगर आपको इनका पता लगाना है तो आपको इतना टाइम नहीं है कि आप हर पीपल की विशेषताओं का पता लगाएंगे। तो क्या करना है कि यहाँ पर भैया कि सैम्पलिंग ले ली, तो मतलब आपने क्या ले लिया कि देखना शुरू, मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि किसी एक व्यक्ति की जो भी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को आप नोट कर सकते हो, और अब आप इससे पता लगा सकते हो कि ये विशेषताएं जो हैं इन 10 में कितने कितने में हैं। तो आप ये, क्योंकि भैया जब बोला कि सेम सिमिलैरिटीज़ हैं, तो अगर इंटेलिजेंट है तो ये ग्रुप इंटेलिजेंट लोगों का है, तो सभी इंटेलिजेंट होंगे, है ना। तो आप किसी एक की यहाँ पर मतलब छोटा सैंपल लेकर उसकी विशेषता पता लगाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप सारी पॉपुलेशन के बारे में जान लेते हैं। दैट इज कॉल्ड द सैंपल टेक्निक। हिंदी में देखेंगे, सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण शोध पद्धति है जिसका उपयोग मानव अनुभव के संदर्भ में व्यवस्थित रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन संपूर्ण संदर्भ यानी ब्याज की
पूरी आबादी को हमेशा हासिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे हमने बोला सभी को नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को वैज्ञानिक रूप से कवर करने के लिए ना तो पैसे खर्च किया जा सकता है और ना ही समय और ना ही संसाधन। तो इसलिए सर्वेक्षण किए गए नमूने के परिणाम को उसके ब्रह्मांड में प्रोजेक्ट करने के लिए पूरी आबादी से एक नमूना चुना जाता है, और वह विधि जिसके माध्यम से एक जनसंख्या से एक नमूना चुना जाता है नमूनाकरण तकनीक के रूप में जाना जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सैम्पलिंग की ज़रूरत बेसिकली होती क्यों है। अब देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, आप लोग किसी रिवर की स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो अब आप जब रिवर की स्टडी करो तो आप मुझे ये बताइए कि आप पूरी नदी का पानी लेकर आ जाएंगे क्या ये पॉसिबल है कि नदी में जितना पानी है आप सभी को लाके उसकी टेस्टिंग कर सकें? नो। तो आप क्या करते हो कि कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स होती हैं जहाँ से कि आप पानी लेते हो, और इस तरह से आप पता लगा लेते हो कि जो नदी है इसमें पीएच, इसके पानी का जो है वो पीएच कितना है। ठीक है, यहाँ पर के फॉस्फोरस कंटेंट कितना है, ठीक है, कितने हैवी मेटल्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी किस टाइप की है। तो ये क्या कहलाती है? आपकी सैम्पल टेक्निक कहलाती है। अब हम जानेंगे सैम्पलिंग की डेफिनेशन क्या है। तो सैम्पलिंग जो है वो एक टेक्निक है वेयर द सैम्पलर सिलेक्ट सम ऑफ द एलिमेंट्स। सैम्पल एक टेक्निक है जहाँ जो सैम्पलिंग करने वाला होता है वो क्या करता है, कुछ एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है विद द इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग आउट दी कंक्लूजन, ताकि वो कंक्लूजन का पता लगा सके। तो मतलब इस इंटेंशन के साथ वो सैम्पलिंग करता है कि वो फाइनल कंक्लूजन का पता लगा सके अबाउट दी टोटल पॉपुलेशन फ्रॉम विच दे आर टेकिंग। जैसे कि हम अगर रिवर की बात करें तो रिवर, कंप्लीट रिवर में से वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया से सैम्पलिंग लेता है ताकि वो पूरी रिवर के बारे में जानकारी निकाल सके। इट मे बी डिफाइंड एज द सिलेक्शन ऑफ सम पार्ट ऑफ एन एग्रीगेट और टोटली ऑन द बेसिस ऑफ विच अ जजमेंट अबाउट द एग्रीगेट और टोटलिटी इज मेड। यहाँ पर आप सिंपली ये कह सकते हो कि इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि इसमें आप सिलेक्शन करते हो कुछ पार्ट का या थोड़े से पार्ट का पूरे में से। ठीक है, तो सब में से आप छोटे से पार्ट का अगर सिलेक्शन कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड दी सैम्पलिंग। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये एक प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने की अबाउट एन एंटायर पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन के बारे में, बाय एग्जामाइनिंग ओनली अ पार्ट ऑफ इट। उसका खाली एक पार्ट को एग्जामाइन करके आप उसके पूरे पॉपुलेशन को जो है वो माप सकते हो। ठीक है, तो प्रतिचयन एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्रतिचयनकर्ता कुल जनसंख्या के बारे में एक निष्कर्ष निकालने के इरादे से कुछ तत्वों का चयन करता है जिससे उन्हें लिया गया है। इसे समग्र या समग्रता के कुछ भाग्य के चयन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके आधार पर समग्रता या समग्रता के बारे में निर्णय किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह एक पूरी आबादी के केवल एक हिस्से की जांच करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है नीड फॉर सैम्पलिंग। तो द नीड फॉर सैम्पलिंग इज़ फेल्ट ड्यू टू दी फॉलोइंग रीजंस। अब सैम्पलिंग की ज़रूरत होती क्यों है? तो देखिए, सैम्पलिंग की ज़रूरत क्यों होती है, तो ये जनरली मोर इकोनॉमिकल होता है टाइम में। ठीक है, एफर्ट एंड मनी टू यूज़ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग की ज़रूरत क्यों थी? तो अभी हमने देखा कि सर्वे जो होता है, मतलब आप किसी भी एंटायर पॉपुलेशन के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप सबको नहीं कर सकते, तो आप एक छोटा पार्ट जो है उसकी स्टडी करके कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो वही है कि ये इकोनॉमिकल है, मतलब पैसा खर्च ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, टाइम भी बचाएगा और एफर्ट और मनी भी। ठीक है, तो आगे आ जाएंगे। नेक्स्ट है, इफ़ सैम्पलिंग इज़ कंडक्टेड बाय ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर्स। अगर सैम्पलिंग जो है वो ट्रेन और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर्स के थ्रू कंडक्ट कराई जा रही है तो जो सैम्पलिंग होगी वो क्या करेगी, वो एक्यूरेट मेजरमेंट जो होगी सैम्पल स्टडी के लिए उसको दर्शाएगी। सैम्पलिंग रिमेन्स द ओनली वे। सैम्पलिंग जो होती है वो एक अकेला एक ऐसा मार्ग है व्हेन पॉपुलेशन कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स, जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी सारे नंबर्स को इन्फिनिटी तक जो है वो कंटेन कर सकती है। सैम्पलिंग रिमेन्स द ओनली चॉइस व्हेन अ टेस्ट इन्वॉल्व्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ द आइटम अंडर स्टडी। क्लियर? सैम्पलिंग यूजुअली इनेबल्स टू एस्टिमेट द सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग
क्या करती है, सैम्पलिंग एरर का पता लगाने में भी हेल्प करती है, और फिर वो एडजस्ट करती है इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने में कंसर्निंग सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए। हम देखेंगे प्रतिचयन की आवश्यकता। तो प्रतिचयन की आवश्यकता क्यों होती है, तो प्रतिचयन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से महसूस की जाती है। अब वो कारण क्या है, तो नमूनाकरण का उपयोग करने के लिए यह आमतौर पर समय, प्रयास और धन में अधिक किफ़ायती होता है। यदि प्रतिचयन प्रशिक्षित और अनुभवी अन्वेषकों द्वारा किया जाता है तो प्रतिचयन एक नमूना अध्ययन के लिए अधिक सटीक माप को जो है वो सक्षम कर सकता है। आगे देखेंगे, जब जनसंख्या में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं हों तो प्रतिचयन ही एकमात्र क्या होता है, तरीका माना जाता है। जब किसी परीक्षण में अध्ययन के तहत वस्तु को नष्ट करना शामिल होता है तो नमूनाकरण ही एकमात्र विकल्प यहाँ पर है। नमूनाकरण आमतौर पर नमूनाकरण त्रुटि का अनुमान लगाने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार जनसंख्या की कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है। आगे अब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड सैम्पलिंग की। आपको जब अच्छी सैम्पलिंग करनी है तो उसकी क्या विशेषताएं रहती हैं। तो इफ़ द सैम्पल रिजल्ट्स आर टू हैव एनी वर्थ वाइल मीनिंग, अगर आपका जो आपने सैंपल लिया है, आपने जब उसका रिजल्ट निकाला और अगर वो कोई एक मीनिंग दे रहा है तो इट इज़ नेसेसरी दैट अ सैम्पल possesses the following essential characteristics। तो उसमें आपको जो नीचे दी गई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। अब वो क्या क्या होंगी, तो आपकी सैम्पलिंग अगर अच्छी है तो क्या होगा, सबसे पहला जो उसमें विशेषता आप देखेंगे दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिवनेस, यानी कि आप जो दर्शाना चाह रहे हो, आप जो एलाबोरेट करना चाह रहे हो, आप जो बताना चाह रहे हो वो उसमें साफ दिख रहा होगा। ठीक है, वो आपकी इस नीड को फुलफिल कर रही होगी। ठीक है, एडिक्वेट होगा, मतलब जो आप जिस बारे में बात की गई है, जिस बारे में आप बताना चाह रहे हो एज इट इज़ वही बात बताई जा रही है, कि ये नहीं कि इस बात हम सर की कर रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है वो हाथ का आ रहा है। क्लियर। इंडिपेंडेंस, और क्या होगा, किसी पर डिपेंड नहीं होगा। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस होंगे, स्वतंत्र होंगे। और होमोजेनिटी, मतलब क्या होगी, होमोजेनियसली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक जैसे आपको देखने को मिलेंगे सैम्पलिंग में। ठीक है, अब देखिए अच्छे प्रतिचयन की विशेषता हिंदी में, तो यदि प्रतिदर्श परिणामों का अर्थ करते समय कोई मूल्य है तो यह आवश्यक है कि एक प्रतिदर्श में निम्नलिखित आवश्यक विशेषताएं हों। क्या क्या, प्रतिनिधित्व करती हो वो, तो प्रतिनिधित्व किसका करेंगे, आपके टॉपिक का, पर्याप्त होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मतलब आपने 2 ही लाइन लिख दी बस, है ना, तो सफिशिएंट पर जितनी ज़रूरत है उतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए और समरूपता होनी चाहिए। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग को। तो जो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग होती हैं वो फॉलोइंग अलग अलग तरीके की होती हैं। सबसे पहली जो सैम्पलिंग हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ये क्या होता है, non-probability sampling methods are those which do not provide every item in the universe with a known chance of being included in the sample। यानी कि जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि यूनिवर्स में जितने भी आइटम होते हैं वो उन सब पर जो है वो रिसर्च नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि चांस किसका ज़्यादा है, वही है ना, यहाँ पर वो क्या देखते हैं, प्रोबेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, कि क्या संभावना है, उस संभावना के सैंपल में संभावना किसकी ज़्यादा है, क्या है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर सैम्पलिंग की जाती है, तो वो आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। द सिलेक्शन प्रोसेस इज एटलीस्ट पार्शियली सब्जेक्टिव। जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर होता है कि किस तरह से आपको सैंपल लेना है, वो कैसा होता है, सब्जेक्टिव होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अगेन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग टाइप। अब ये जो आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसके भी अपने अलग अलग जो है वो सब टाइप्स हैं। ठीक है, तो पहला नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक टाइप है और इसके डिफरेंट सब टाइप्स हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमने जानी कि ये क्या है,
ये गैर संभाव्यता नमूनाकरण जो है ये क्या है, ये वो विधियां हैं जो ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु को नमूने में शामिल होने का ज्ञात अवसर प्रदान नहीं करती हैं। चयन प्रक्रिया कम से कम आंशिक रूप से व्यक्तिपरक है। गैर संभाव्यता नमूनाकरण को फिर से निम्न प्रकारों में क्या किया गया है, वर्गीकृत। तो सबसे पहला जो सब टाइप है आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, दैट इज कन्वीनिएंट सैम्पलिंग। तो कन्वीनिएंट सैम्पलिंग क्या है, कन्वीनिएंट सैंपल इज ऑब्टेन्ड। अब कन्वीनिएंट सैम्पलिंग हो रही है, यानी कन्वीनिएंट सैम्पलिंग में आप एक कन्वीनिएंट सैंपल जो है वो ले रहे हो। अब ये जो कन्वीनिएंट सैंपल है ये क्या है, तो इसको आप ऑब्टेन करते हो कन्वीनिएंट पॉपुलेशन को सिलेक्ट करके, ठीक है, कन्वीनिएंट पॉपुलेशन यूनिट को सिलेक्ट करके, जिसका मतलब है कि द पीपल हु आर कन्वीनिएंट टू रिस्पॉन्स, यानी जो लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं आप उन्हीं को लोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप अगर सर्वे करने गए हो, आपने सर्वे करने आप पूरे क्लास में गए हो, तो अब आप देखना चाहेंगे कि इस क्लास में कौन ऐसा है जो इंटरेक्ट कर सकता है, क्योंकि जब वो आपसे जो स्टूडेंट आपसे इंटरेक्शन करेगा उससे आप अपने जो भी आप सर्वे कर रहे हो उससे रिलेटेड आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट से डिस्कशन करने लगे, इंटरेक्ट करने लगे जो बोलता ही नहीं है या फिर जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो आपके साथ अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो आप जो सर्वे उससे कर रहे हो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो कन्वीनिएंट सैम्पलिंग में क्या करना होता है आपको, वो उन पीपल्स का सिलेक्शन करना होता है या फिर उन सैंपल्स का सिलेक्शन करना होता है जो रिस्पॉन्स करने में क्या है, कन्वीनिएंट है। तो सुविधाजनक नमूनाकरण, सुविधाजनक जनसंख्या इकाइयों यानी प्रतिक्रिया के लिए सुविधाजनक लोगों का चयन करके एक सुविधा नमूना प्राप्त यहाँ पर किया जाता है। दूसरी जो आपकी सैम्पलिंग है, यहाँ पर इसको मैं बोल्ड करना भूल गई तो ये थोड़ा अलग लग रहा है। देखिए, जजमेंट सैम्पलिंग होती है। सेकंड सब टाइप है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, और पर्पसिव सैम्पलिंग, मतलब जजमेंट सैम्पलिंग को ही आप पर्पसिव सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हो। तो अब ये जो पर्पसिव सैम्पलिंग है ये बेसिकली क्या होती है, तो ये जो मेथड होता है सैम्पलिंग का, यहाँ पर जो चॉइस होती है सैम्पल आइटम्स की, ये डिपेंड करती है एक्सक्लूसिवली ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। जो भी इन्वेस्टिगेट करने वाला है उसके जजमेंट पर यहाँ पर ये जो मेथड है सैम्पलिंग का या जो चॉइस है सैम्पल आइटम्स की, वो डिपेंड कर रही है। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो एक्सरसाइज करता है इसका जजमेंट चॉइस में और इंक्लूड करता है इन आइटम्स को सैम्पल में, जिसको कि ये सोचते हैं विच ही थिंग्स आर मोस्ट टिपिकल ऑफ द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स के लिए ज़्यादा टिपिकल हैं विद रिगार्ड टू कैरेक्टरिस्टिक अंडर इन्वेस्टिगेशन। देखिए, निर्णय नमूनाकरण या उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण में क्या है, नमूना लेने की इस पद्धति में नमूना क्या करता है, वस्तुओं का चुनाव विशेष रूप से अन्वेषक के निर्णय पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो अन्वेषक पसंद में अपने निर्णय का प्रयोग करता है और उन वस्तुओं को नमूने में शामिल करता है जो कि वह सोचता है कि जांच के तहत विशेषता के संबंध में ब्रह्मांड के सबसे विशिष्ट वस्तु जो है वो ये है। क्लियर। अगला आपकी आती है कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, तो अब ये कोटा सैम्पलिंग क्या है, तो कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि कोटाज आर सेटअप, कोटाज को यहाँ पर सेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे कोटा सेट किया जाता है। जैसे कि आप कह सकते हो कि आप इनकम की बेस पर ले लो, किसी की एज की बेस पे ले लो, जिस तरह से आपने देखा होगा आप बायोस्टैट वगैरह में आप देखते हो ना कि इतनी से इतनी इनकम वाले इतने लोग हैं, या फिर आप कह सकते हो इतनी से इतनी एज वाले इतने लोग हैं। तो ये जो होती है कोटा सैम्पलिंग होती है कि इसमें आप क्या करते हो, इनकम की बेस पे, एज की बेस पे, पॉलिटिकल और रिलीजियस एफिलिएशंस की बेस पे, या फिर ऐसे ही अलग अलग बेसिस पे आप क्या करते हो, सैम्पलिंग करते हो। जैसे कि आप बोलो कि हिंदू लोग इतने हैं, मुस्लिम लोग इतने हैं। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट स्टेप विद इन ईच कोटा, अगले स्टेप में क्या करा जाता है, हर कोटा में जो सिलेक्शन होता है सैम्पल आइटम्स का वो डिपेंड करता है पर्सनल जजमेंट पे रिसर्चर के। और ये जो है बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड सैम्पलिंग टेक्निक है नॉन प्रोबेबिलिटी कैटेगरी में। यानी नॉन प्रोबेबिलिटी कैटेगरी में आप ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पर पर्पसिव सैम्पलिंग का कोटा सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में देखेंगे कोटा नमूनाकरण में कोटा कुछ विशिष्ट विशेषताओं के अनुसार स्थापित किया जाता है, जैसे कि आपकी आय हो गई, आयु हो गई, राजनीतिक या धार्मिक संबद्धता हो गई, तो इनके आधार पर। अगले चरण में प्रत्येक कोटा के भीतर नमूना वस्तुओं का चयन शोधकर्ता के व्यक्तिगत निर्णय पर क्या करता है, निर्भर करता है। यह गैर संभाव्यता श्रेणी में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाला नमूनाकरण तकनीक कहलाती है।
अब जो है इसकी लास्ट जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो लास्ट सब टाइप है दैट इज द स्नोबॉल सैम्पलिंग, और इम्पॉर्टेंट जो सैम्पलिंग है दैट इज दी कोटा सैम्पलिंग। तो आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या फिर कह सकते हो आप कॉमनली यूज्ड टेक्निक जो है आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो क्या है, कोटा सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है? स्नोबॉल सैम्पलिंग एक टेक्निक है जिसमें कि इनिशियल ग्रुप्स, जो शुरुआत में ग्रुप्स बनाए जाते हैं रिस्पोंडेंट्स के, उनको सिलेक्ट किया जाता है रैंडमली, ऐसे ही उठा लिया कोई भी, ठीक है, और फिर उसको सब्सिक्वेंट किया जाता है रिस्पोंडेंट को आइडेंटिफाई करके, ठीक है, बेस्ड ऑन द रेफरल प्रोवाइडेड बाय द इनिशियल रिस्पोंडेंट्स। स्नोबॉल सैम्पलिंग ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें उत्तरदाताओं के एक प्रारंभिक समूह को यादृच्छिक रूप से करा जाता है, चुना जाता है, मतलब ऐसे ही आप सेलेक्ट रैंडमली उसको उठाएंगे और फिर प्रारंभिक उत्तरदाताओं द्वारा प्रदान किए गए रेफरल के आधार पर बाद में उत्तरदाताओं की क्या की जाती है, पहचान की जाती है, ठीक है। तो ये थी स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो हमने अभी सिर्फ टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में एक ही टाइप की सैम्पलिंग पढ़ी दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को, ठीक है, और जो भी आपकी सैम्पलिंग्स होती हैं उनको। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि जो और लोग हैं उन तक भी ये पहुंच सके और उनको इससे हेल्प मिल सके। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने टारगेट जून 2023 सेशन की, तो यहाँ पर हमने कुछ पार्ट्स आपके डिस्कस किए हैं, जैसे कि हमने टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर कवर किया है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी हमने इसी तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, प्रीवियस के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और अब हम आपके यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड में भी सेम एज इट इज कर रहे हैं। अगर आपने हमारी ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स, हैव अ नाइस डे।